हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज की इस कंप्लीट वन शॉट वीडियो में अपने कंप्लीट करने वाले हैं एमजीएसयू बीए फाइनल की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जो कि 1740 से लेके 1956 तक की है। इसके सभी क्वेश्चंस आंसर अपने कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लेंथी ज़्यादा हो, क्योंकि इसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करवाया है। इतनी मैं आपको श्योरिटी दिलवाता हूं कि जो भी इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा आपकी हेल्प डेफिनेटली होगी, बहुत ज़्यादा होगी आपकी एग्जाम में हेल्प। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बहुत सारे टॉपिक्स को तो मैं डीप लेवल में एक्सप्लेन करूंगा, कुछ एक चीज़ों को सिर्फ आंखों से निकालूंगा ताकि एग्जाम में बस आपकी हेल्प हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु गेव परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर आने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन देने वाले कौन थे? तो जहांगीर के टाइम पीरियड में, याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में प्रवेश किया था या एंट्री की थी। आए थे 1613 के अंदर, सूरत के अंदर सबसे पहले उन्होंने फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी और परमिशन लेने वाले थे कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है। और उसके बाद में 1615 के अंदर थॉमस रो भी आ जाते हैं, जो कि इसी ट्रेड को एक्सपेंड करते हैं मुगल एम्पायर के अंदर, और कई सारी जगह फैक्ट्रीज को ओपन करी जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ लाहौर। लाहौर की ट्रीटी साइन करेगी 1846 में। ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर भी कहलाता है, जहां पे सिख एम्पायर को बहुत ज्यादा मतलब नुकसान हुआ, उन्हें बहुत ज़्यादा उसकी जो सिख अंपायर है वो वीक हुआ। यहाँ पे ये था कि काफ़ी सारी उनके ऊपर प्लेंटीज लगाई गई, काफ़ी सारी पेनल्टीज लगाई गई, सॉरी, और साथ ही साथ में उनकी मिलिट्री जो है पावर है वो रिडक्शन कर दी गई। यहाँ पे जलंधरा दोआब का जो एरिया है वो एक तरह से उनसे छीन लिया गया। इसके अलावा यहाँ पे ब्रिटिश रेजिडेंट को प्लेसमेंट कर दिया गया लाहौर के अंदर। तो इसको थोड़ा सा आंखों से निकाल लो। मेन बात मैंने बता दी, यहाँ पे एक तरह से ब्रिटिशर्स विन करते हैं और इनकी विन के बाद जो सिख जो हमारी कम्युनिटी है उसको वहाँ पे नुकसान होता है। सिख के साथ ये वॉर हुआ था, तो इसको फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हेन एंड विद हुम वाज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे भी अपने बड़े क्वेश्चन में आ सकता है। 1665 के अंदर साइन करी गई। ये मुगल एम्परर ने साइन करी थी। उनकी तरफ से साइन करवाने के लिए जय सिंह आए थे, और किसके साथ साइन करवाया गया था? शिवाजी महाराज के साथ साइन करवाया गया था। और ये जो साइन करी गई, इसमें कहीं ना कहीं ये था कि जो जय सिंह है वो चारों ओर से किले को घेर लेते हैं, शिवाजी का जो फोर्ट है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करनी पड़ती है इनको, जिसके कारण काफ़ी सारे एरिया जो शिवाजी के पास थे, अंडर थे, वो एरिया इनसे छीन जाते हैं। कई सारी बातें थी इसमें। अगर फर्दर मैंने अगर इसमें बड़ा क्वेश्चन डाला है इंपॉर्टेंट, तो पक्का डिस्कशन करेंगे, नहीं तो अभी आप इतना आंखों से निकाल के चलो। हु कमांडेड द मराठा आर्मी इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये गलती से बिन लिखा गया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा की आर्मी को कमांड किसने करा था? सदाशिवराव भाऊ ने करा था, जिनको दूसरे भाऊ साहिब के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जीत किसकी होती है? जीत यहाँ पे मुगल जो थे उनकी होती है। अहमद शाह अब्दाली थे इस वॉर में लड़ने वाले, तो वो यहाँ पे जीत जाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, राइट द नेम ऑफ 2 एजुकेशन कमीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया ने कोई भी कई सारी एजुकेशन कमीशन बनाई, उसमें से कहते 2 के नाम लिखो। तो आपको जो 2 अच्छी लगे वो याद रख लेना। जैसे है हंटर कमीशन 1882 में बनाया गया। इसका मेन प्रयास ये था कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को क्या करना, उनको बढ़ाना। और दूसरा था सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, जो कि 1917 से 1918 के टाइम पीरियड में स्टेब्लिश करेगी। इसका मेन काम ये था कि कहीं ना कहीं जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है उसको एग्जामिन करना और एजुकेशन सिस्टम को ब्रॉडर करना, ये इनका प्रयास था, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा आंखों से आप निकाल के चलना। गिव एनी 2 कंडीशन ऑफ रयोतवाड़ी सिस्टम की कोई 2 कंडीशन बता दो। तो रयोत का मतलब होता है पीजेंट, यानी कि डायरेक्टली जिसमें जो खेती कर रहा है जमीन के ऊपर, पीजेंट जिसको बोले, कल्टीवेटर जिसको बोले, उसी को टैक्स देना होता था। यहाँ पे ये बात होती है कि यहाँ पे जो रयोत होता है, यानी कि जो पीजेंट होता है, उसके खुद के पास ओनरशिप के राइट होंगे आपकी जमीन के, वो इस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, इसके ऊपर लोन वगैरह ले सकता है, गिफ्ट कर सकता है, ये सारे राइट उनके होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात देखो, कंडीशन देखो कि उसके ऊपर टैक्स रेट लगती थी 50%। अगर जमीन कोई ड्राई लैंड है, आप सोच के देखो कि अगर आपको अपने को कह दिया जाए कि जो आप प्रोड्यूस करोगे ड्राई लैंड पे वैसे ही कम होता है, उसका 50% टैक्स देना पड़ेगा। तो सोचो, अपनों जो पानी लगाया है, पानी का खर्चा किया, बीज का खर्चा किया, उसको निकाल दिया जाए तो उसके बाद फार्मर को बचेगा क्या? और जो अगर फर्टाइल जमीन थी, वेटलैंड जमीन थी, उसके ऊपर 60%। तो क्या टैक्स था? टोटल एक्सप्लॉइट करा जाता था। बस याद रखना है, ये सिस्टम था एक कुछ हद तक ये जमींदारी सिस्टम, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, उससे कुल मिला के ठीक था। हु इज द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऑथर कौन सी है? तो नाम ही याद रखना यार, रमेश चंद्र दत्त थे, जिन्होंने क्या करा था कि कहीं ना कहीं क्या करा था, हमारी जो बैटल ऑफ प्लासी से लेके, फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर बैटल ऑफ प्लासी से लेके अर्ली 20वीं सेंचुरी के बारे में कैसा सिस्टम था उसको इंक्लूड करा। और बाद का जो सेकंड वॉल्यूम था उसके अंदर कंप्लीट ब्रिटिश रूल को इन्होंने
कंपाइल करा है, बताया है कि किस तरह का ब्रिटिश रूल था। तो ये बात आपको याद रखना। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक लिखने वाले रोमेश चंद्र दत्त थे और इंपॉर्टेंट 2 वॉल्यूम थे, इनके दोनों वॉल्यूम के बारे में लिख देना। राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में कहते 2 एक्ट बताओ। भाई मैं ये क्वेश्चन बड़ा आएगा डेफिनेटली, देखो आपको मैं पहले कह रहा हूं, आप चाहो तो डीप लेवल में इनकी स्टडी करके चले जाना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और उसके बाद जो हमारा 1950 में रेडी हुआ, तो इन तीनों में से एक पक्का आएगा, डिफरेंशिएट आ सकता है 1919 में 1935 में, तो इनको अच्छे से आपको कवर करके जाना। यहां पर मैं 1 शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं तो मेन बातें बता के चलूंगा। आप चाहो तो इनकी अलग से किसी भी यूट्यूब चैनल से आप अलग से वीडियो देख सकते हो या गूगल से पढ़ के जा सकते हो, जैसा आपका मन करे ना। मैं बता देता हूं इसके बारे में कुछ एक बातें। इसको 1919 में इंट्रोड्यूस कराया गया। सबसे बड़ी बात जो आपको लिखनी है और अंडरलाइन करनी है कि इसमें इंट्रोडक्शन करा गया डायरकी इन द प्रोविंसेस, यानी कि स्टेट के लेवल पे डायरकी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा गया। डायरकी लेवल को इंट्रोड्यूस करने का मतलब क्या होता है यहां पे कि यहां पे बायकैमरियल लेजिस्लेचर बनेगी, एक तो सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात यहां पे जो डायरकी जो डिवाइड करा गया, उसको डिवाइड करा गया 2 बेसिस पे। जो बात आपको याद रखनी है, 2 प्रोविंशियल सब्जेक्ट को, एक को बोलते हैं ट्रांसफर्ड और एक को बोलते हैं रिजर्व्ड। ये जो रिजर्व्ड होते हैं ना, ये सारे मेन सब्जेक्ट्स थे और इन सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने का जो राइट था ना, वो गवर्नर के पास था। गवर्नर के पास बोले तो ब्रिटिश के पास था। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है, यहां पर जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स आए हैं उनके पास राइट था। और इनमें मेनली जो डोमिनेट करता था ना, तो मेनली डोमिनेट करने वाली बॉडी यहां पे गवर्नर थी। यहां पर ऐसे बोलो कि मिनिस्टर के पास, इंडियन लोगों के पास यहां पे राइट नाम मात्र के थे। इसीलिए इसका बाद में विरोध भी हुआ था और जिसके लिए साइमन कमीशन को बनाया गया था 1927 में। और वो साइमन कमीशन इंडिया में आती है 1928 में और उसका भी फिर विरोध किया इंडियंस ने। क्यों किया? क्योंकि उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं थे। तो ये कुछ चीजें हैं, तो इसको ये याद रखना कि डायरकी सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया, जहां पे प्रोविंशियल लेवल पे अपने को ऐसे याद रखनी कि प्रोविंशियल लेवल पे यहां पे 2 बॉडी स्टेब्लिश करी गई और साथ ही साथ में प्रोविंशियल लेवल पे सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नीचे मैंने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी लिखा हुआ है, आप वहां से भी आंखों से निकाल सकते हो। व्हाट वाज द ब्रेकडाउन प्लान? क्या था? तो ब्रेकडाउन प्लान को इंट्रोड्यूस कराने वाले वेवलेन थे, इसीलिए इनका नाम वेवलेन प्लान भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन कैसे भी है आपको ध्यान रखना है। ये प्रयास कहीं ना कहीं किया था कि जो सेल्फ गवर्नेंस है उसको अच्छा बनाने का प्रयास किया गया था। यहां पे ये था कि सेल्फ गवर्नेंस को अच्छा बनाया जाए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन लेके आई जाए। तो कुछ हद तक इसमें हम मान सकते हैं कि ये सोच अच्छी थी। तो ये थी एक तरह से, आप ये याद रखो कि कहीं ना कहीं सेल्फ गवर्नेंस को बढ़िया बनाने के लिए किया गया। 1945 में इंट्रोड्यूस करा गया। तब तो सबको पता ही चल गया था यार कि इंडिया अब इंडिपेंडेंट होने वाला है, तो अपने आप ही अंग्रेज लोग कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। इसमें कहीं ना कहीं जो एक तरह से डिवीजन हो रही थी, है ना, कि जिसमें अपने हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने का प्रयास कर रहे थे, उसको कम से कम यहां पे कम किया गया था। यहां पे प्रयास किया गया था सभी को एक करने का। तो ये थोड़ा सा अच्छा था हमारे लिए। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? के फाउंडर कौन थे? तो स्वराज पार्टी के फाउंडर मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जी थे। कई बार ना बोलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना यार, वैसे ही मेरा प्रोनाउंसिएशन दुनिया का सबसे बेकार है। और ये पार्टी को फॉर्म करा गया 1922 के अंदर, गया के अंदर, जहां पे इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का क्या था, सेशन था, यानी कि मीटिंग थी, कमेटी थी 1922 के अंदर, वहां पे फॉर्म करा गया। तो ये 1922 सॉरी रॉन्ग लिखा है, स्वराज पार्टी को जो करा गया वो 1923 में करा गया। तो ये डेट आप चेक कर लेना, मैंने आपको बता दिया। ये बाय मिस्टेक मैंने पता नहीं कैसे गलती से लिख दिया, बस बता दिया। ये क्यों हुआ? ये कहीं ना कहीं उसके बाद ये पार्टी बनाई गई जब महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को यहां पे क्या कर दिया था, सॉरी सिविल डिसोबीडियंस बोल रहा हूं मैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कोल्ड ऑफ कर दिया था ना, उसके बाद में बनाया गया। और इसमें इस तरह से डिवाइड हो गई थी कांग्रेस की भाई अपने को लेजिस्लेटिव काउंसिल को ज्वाइन करना चाहिए जो अंग्रेजों की बनाई हुई है उसको, या उसे बॉयकॉट करना चाहिए। तो ये स्वराज पार्टी वाले फेवर में थे कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना चाहिए इंडियंस को, ताकि कम से कम हम अंग्रेज कैसे काम करवा रहे हैं, क्या पॉलिसी बना रहे हैं, उस पर ध्यान दे सके, निगरानी रख सके। तो ये बात आपको याद रखना, 1923 में फॉर्म करा गया था। व्हाट इज रोलेट एक्ट? कौन नहीं जानता रोलेट एक्ट को? इसे अपने एनार्किकल और रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट भी कहते हैं, इसे ब्लैक लॉ भी कहते हैं। महात्मा गांधी ने इसे ये कहा था, 1919 में इसको पास करा गया था। पास करने वाले इंसान का नाम आप सारे के सारे जानते हो, जिसके नाम पे है उसी का नाम एक्ट है ना, पास करा। इसमें सिंपल सी बात थी कि जब इनको लगे, अथॉरिटीज को इतनी पावर दे दी गई कि जिस इंडिविजुअल इंसान के बारे में आपको डाउट हो कि भाई अंग्रेजों के अगेंस्ट में कुछ रिवोल्ट कर सकता है, कुछ अंग्रेजों के अगेंस्ट में बात कर रहा है,
इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, बात कर रहा है कि अपने हमें रूल्स के अंदर कुछ लिबर्टी लेके, ऐसी बात भी करने पे डाउट हो, सिर्फ डाउट के बेसिस पे उसको अरेस्ट कर लिया जाए विदाउट ट्रायल। इतनी बड़ी पावर दी गई। जबकि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हेल्प करी थी तो अंग्रेजों ने यही कहा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हेल्प करी जाए हमारी, उसके बाद हम आपको कुछ हद तक छूट देंगे। जबकि छूट कुछ नहीं मिली, ये मिला था उनको रोलेट एक्ट। और इसके बाद में हर जगह जगह पे प्रोटेस्ट करा गया और उसी के चलते जलियांवाला बाग मैसेकर भी इसी के चलते हुआ था। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। सभी को आई होप, मेरे को पता है ये सब बातें, आप जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो ना, सबको ये बातें पता होगी। व्हाट डू यू नो अबाउट मोहम्मद शाह रंगीला? भाई नाम में ही रंगीला है तो इसके बारे में क्या जानते हो कि सबसे थोड़े से मतलब रंगीले मिजाज का ये इंसान था। मुगल एम्परर, इसका टाइम पीरियड 1719 से 1748 का कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। इसके टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं मुगल अंपायर था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। दिल्ली पे नादिर शाह ने कब्जा कर लिया था 1739 के अंदर। ठीक है, और ये थोड़ा सा किसके लिए जाना जाता था? ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर हिज लव ऑफ प्लेजर के लिए जाना जाता था। तो थोड़ा सा अजीब इंसान था यार। जैसे रूलर अगर इस तरह का होगा तो ऑब्वियस सी बात है टूटेगा। तो ये एकदम बेकार था। हाउ डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 का स्टार्ट क्यों हुआ? क्वेश्चन कैसे भी है 1857 का रिवोल्ट, मैं कहूंगा सबसे आसान क्वेश्चन है। जैसे इसका आगे क्वेश्चन आएगा बड़ा तो मैं उसको अभी भी समझा देता हूं कि जैसे ऐसे आएगा कि इसका नेचर क्या है 1857 का रिवोल्ट का। तो नेचर इसका मिलिट्री नेचर भी था, क्योंकि इसमें मिलिट्री जो मेन थे हमारे जो छावनी में काम कर रहे थे, सिपोइस जो बोलते हैं जिनको, उन्होंने पार्टिसिपेट करा था। क्यों करा था? क्योंकि रॉयल इनफील्ड नाम की जो एक गन इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, राइफल इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। कहा जाता था कि उसमें जो गोली आप लगाओगे, मतलब जो कार्टिज है, वो जो आप लगाने के बाद जब इसको चलाने के लिए इसको ओपन करोगे तो मुंह से खोलना पड़ेगा, और मुंह से खोलोगे तो इसमें जो ग्रीस लगा हुआ है वो किसका लगा? पिग के फेट का और काऊ के फेट का लगा हुआ। तो इससे दोनों के धर्म खराब होंगे, किसके? हिंदू और मुस्लिम के। तो मेन रीजन ये था, इसीलिए इसको मिलिट्री, इसको एक अपने सोशल रीजन बोलते हैं, सॉरी। और मिलिट्री वाला रीजन ये था कि यहां पर हमारे वाले जो सोल्जर्स थे उनको कम पे मिलता था, उनको ज्यादा मिलती थी ब्रिटिशर्स को, और डिस्क्रिमिनेशन होता था इनके साथ। इसके अलावा यहाँ पे सोशल में ये भी लिख सकते हो कि सभी की कंबाइंड किचन होती थी, जिसके कारण कुछ जो हमारे अपर कास्ट के जो यहाँ पे सोल्जर काम कर रहे थे उनको लग रहा था कि ये तो हमारी कल्चर के अगेंस्ट में, क्योंकि हम छोटी कास्ट वालों के साथ कैसे खाना खा सकते हैं। तो ये सोशल और मिलिट्री रीजन मैंने आपको बता ही दिया। अब तीसरा रीजन अपने बताते हैं कि इसके अलावा पॉलिटिकल रीजन भी था। तो पॉलिटिकल में तो अपने को पता ही है कि भाई इन्होंने कई सारी पॉलिसी ऐसे इंट्रोड्यूस करवा रखी थी, जैसे डॉक्ट्रीन ऑफ लेप्स वगैरह होगी, कई सारी और पॉलिसी ऐसे इंट्रोड्यूस करवा रखी थी, जिसके कारण हमारे जो राजा वगैरह थे ना उनसे रूल छीनते जा रहे थे। कहीं ना कहीं उनका रूल ज्यादा से ज्यादा आ रहा था। और इसमें एजुकेशनल नेचर भी था या कल्चरल नेचर भी मान लो, जिसके कारण इन्होंने सती प्रथा सिस्टम को खत्म करा, विडो रीमैरिज एक्ट वगैरह पास कर रहे थे। ये सारी चीजें हालांकि अच्छी हो रही थी हमारे लिए, लेकिन उस टाइम की जो हमारी सोसाइटी है वो इसको गलत समझ रही थी। कौन सी बात को? ये सती सिस्टम, विडो रीमैरिज एक्ट वाली, ये वाली बातें। बाकी सारी गलत थी, जैसे उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन इंप्लीमेंट करा जा रहा था हमारे ऊपर, तो इन सब के अगेंस्ट में। तो ये मैंने नेचर भी बता दिया, इसको नेचर याद रखो, कॉजेस के तौर पर भी इसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरा दिल कहता है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आएगा। आगे बात करते हैं, हु वाज नाना फडनिवास या फड़ीनिवास बोलते हैं इसको, फडनिवास जैसा ही प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन मैं फिर बोल रहा हूं बेकार है मेरा। फडनिवास जी कौन थे? तो ये थे हमारे क्या थे? मराठा के मिनिस्टर थे, स्टेट्समैन थे, पेशवा एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे थे ये पुणे इंडिया के अंदर। यानी कि ये हमारे क्या थे? पेशवा थे मराठा के रूल के अंदर। इन्हें इतनी इनकी जो मतलब पावर थी, इनकी जो स्किल थी, इनकी काम करने की स्किल, इनकी क्या बोलते हैं डिप्लोमेट जो स्किल थी, उनके बेसिस पे इन्हें क्या कहा जाता है? मराठा ऑफ मैकियावली कहा जाता है। ये यूरोप का मैकियावली, आप पता है एक बड़ा राइटर था, फिलोसफर था, ठीक है, डिप्लोमेट्स था, तो उसके नाम पे इनको बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा आंखों से निकाल लेना। एक्सप्लेन द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, ये थ्योरी दादा भाई नरोजी ने दी थी। इसमें इन्होंने कहा था कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स है वो हमारे जो रिसोर्स है उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारी रेवेन्यूज है उनको एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, प्रॉफिट कैसे वो लेके जा रहे हैं यहां से, ये बात इन्होंने एक्सप्लेन करी थी। अभी देखो 15 क्वेश्चन पे आए हैं, लगभग 45 पता नहीं 46 क्वेश्चन के आसपास मैंने डाले हैं। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में, गारंटी देता हूं। बस सुनना आपका काम है, चाहे 2x पे करके सुनो या 1x पे करके सुनो। किसी को भी चाहिए कि पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, ठीक है, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ लेना चाहो तो ले सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी जितनी हेल्प होगी वो मैं करूंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी क्या थी? भाई सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी सिंपल सी बात है, ये क्या थे? थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट सोच के थे, थोड़े से क्या थे? अच्छे सोच के थे। ये साफ बात करते थे नेशनलिज्म की, ये बात करते थे सोशलिज्म की, और यहाँ पे मिलिटेंट यानी
यानी कि ये तीनों का मिक्सअप इनकी सोच में था। नेशनलिज्म, चाहते थे कि देश के अंदर हमारा रूल होना चाहिए। सोशलिज्म, यानी कि हमारी गवर्नमेंट सिस्टम इस तरह से हो जो सभी के लिए काम करे। और मिलिटेंट का अप्रोच का मतलब इंडिपेंडेंस लेनी है ना अंग्रेजों से, तो लेनी है, प्यास से काम नहीं चलेगा तो मत चले, अपने को हथियार की अगर उठाने की जरूरत है तो वहां पे उठाएंगे, ऐसी ये बात करते थे। ठीक है, तो ये इनकी सोच थी, बढ़िया बात थी। हु वो त्यात्या टोपे कौन थे? तो त्यात्या टोपे, नीचे टांटियर तोपे लिख दिया, सॉरी ये मिस्टेक है, त्यात्या टोपे कौन थे? एक लीडर थे जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। यहां पे कुछ भी इनके बारे में बहुत ज्यादा मैंने नहीं लिखा, सच्ची बात बताऊं तो इन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत गजब के लीडर थे ये। इवन झांसी की रानी को भी काफी कुछ इन्होंने वॉर के बारे में सिखाया, काफी कुछ सिखाया, बड़े ग्रेट लीडर थे ये। बड़े मतलब मैं कहूंगा कि यार ऐसे बंदों के बारे में तो अपने को बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन ठीक है मैंने थोड़ा ही डाला है ताकि आपके एग्जाम में आपको हेल्प हो सके। आपको ज़्यादा पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो उनके बारे में। इनका रियल नेम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग इनका रियल नेम था। और ये क्या थे? ही वॉज अ मराठा ब्राह्मण थे और उन्होंने किसके अंडर में काम करा था? नाना साहब के अंडर में काम करा था। तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ बेसिन। ट्रीटी ऑफ बेसिन को साइन करा गया 1802 के अंदर, और ये कहीं ना कहीं क्या था कि भाई वीकन कर रहा था मराठा कॉन्फेडरेसी को, मराठा की पावर को कम कर रहा था और ब्रिटिश डोमिनेंस इंडिया में बढ़ रहा था। तो ट्रीटी ऑफ बेसिन याद रखो, ब्रिटिशर्स के बीच में और मराठा के बीच में साइन करेगी 1802 के अंदर। हु वॉज अल्फोंसो डे अल्बेक्वेरेके, क्या नाम है भाई, बड़ा गंदा नाम है। तो अल्फोंसो याद रखते हैं अपने। ये अल्फोंसो क्या था, क्या चीज थी भाई ये? जा तो पढ़ते हैं। ये एक पुर्तगीज जनरल था, स्टेट्समैन था। इसने कहते वाइसराय के तौर पे सर्व करा पुर्तगीज से इंडिया के अंदर 1509 से लेके 1515 तक इन्होंने यहाँ पे सर्व करा। और कहते इसके टाइम पीरियड में इन्होंने इंडियन ओशियन के अंदर अपनी रेपुटेशन को बढ़ाया, पुर्तगीज इन्फ्लुएंस को बढ़ाया, एक स्किल्ड और मिलिट्री कमांडर के तौर पे ये जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेम द ट्रीटी साइन बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मराठा। 1782 में कौन सी ट्रीटी साइन करी गई? तो ये जो ट्रीटी साइन करी गई इसको फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी बोलते हैं, और इस ट्रीटी का नाम है सालवाई ट्रीटी। तो ये नाम आपको याद रखना है, बस आपको हो जाएगा। ठीक है। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन परमानेंट सेटलमेंट वॉज इनफोर्स। तो परमानेंट सेटलमेंट को इन्फोर्स करा गया था 1793 के अंदर, और उस टाइम में लॉर्ड कॉर्नवालिस के नाम से जो थे वो हमारे गवर्नर जनरल थे, ये याद रखना है, बंगाल के। हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन से थे? जॉर्ज यूले। बस इतना सा नाम याद रखेंगे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। रंजीत सिंह बिलोंग टू विच मिसल। ये जो मिसल होता है ये एक तरह से ऐसे मान लो कि एक तरह से पर्टिकुलर टेरिटरी, एक तरह से पर्टिकुलर कम्युनिटी जहां पे ये रूल कर रहे थे। तो रंजीत सिंह जो बिलोंग कर रहे थे वो कौन सी मिसल से बिलोंग करते थे? ये थोड़ा सा नाम चेक करें ना, सुकेर चकिया करके ये मिसल थी, उनसे ये बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, याद रखना। इन्होंने सिख अंपायर को यूनाइट करने का काफी प्रयास करा था। ठीक है, तो ये उनके कमांडर थे, तो ये आपको ध्यान देना है। इन विच ईयर एंड प्लेस गांधी जी प्रिसाइडेड ओवर द सेशन ऑफ INC। इंडियन नेशनल कांग्रेस में एक ही बार जो हमारे गांधी जी है वो प्रेसिडेंट बने थे इसके 1924 के अंदर बेलगांव के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। 39th एनुअल जब सेशन था कांग्रेस की मीटिंग का, ये आपको याद रखना है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इन फॉर्मुलेटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मुलेट करने के लिए हमारे लीगल एडवाइजर किसको बनाया गया? तो BN राव को बनाया गया। ठीक है, इनका कहते हैं इंपॉर्टेंट काम था हमारे ड्राफ्टिंग करने में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। इन्होंने कहीं ना कहीं कहते रिस्पॉन्सिबल था प्रिपेयर करने के लिए क्या? द इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट नोट ऑन द ड्यूअल सिस्टम इन बंगाल। बंगाल के अंदर ड्यूअल सिस्टम क्या था इसको बताओ। तो द ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल इंप्लीमेंट करा गया 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। यहां पे डिवाइड कर दिया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके साथ? नवाब ऑफ बंगाल के साथ। तो आसान सी बातें, ये पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनके बारे में जरूर मैं एक्सप्लेन करूंगा। हैदर अली कौन था? तो कहते हैं हैदर अली जो थे वो जनरल थे मैसूर के। यहाँ पे इनका जन्म की एक्यूरेट डेट मैंने नहीं लिख रखी है, 1717 से लेके 1702 के बीच में दे रखी है, तो एक्यूरेट डेट आप चाहो तो चेक कर लेना। डिस्कस द नेचर ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 एंड ऑल्सो एनुमरेट इट्स कॉन्सिक्वेंस। ये मैंने आपको बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसके पीछे नेचर क्या थे। तो नेचर मैंने बता दिया, कॉन्सिक्वेंसी क्या थे? सिंपल सी बात थी। कॉन्सिक्वेंसी रिजल्ट ये निकला कि 1857 का इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। इसके बाद ये कॉन्सिक्वेंसी निकला कि हमारे जितने भी रेबेल्स करने वाले रेबेलियन पीपल थे उनको फांसी दे दी गई। जिन लीडर्स ने साथ दिया गया
उनको भी इवन या तो मार दिया गया या उनकी पावर को ले लिया गया। और साथ ही साथ में अंग्रेजों को इस वॉर के अंदर ये लगा कि भाई बहुत सारी जगह हमारी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, ताकि हमारी अच्छे से व्हीकल वगैरह, हमारी अच्छे से गाड़ियां वगैरह, अच्छे से मिलिट्री को हम हेल्प नहीं कर पाए जब रेबेल हुआ। तो इसके बाद उन्होंने रोड्स को बिल्ड करना शुरू कर दिया और एक कॉन्सिक्वेंस ये निकला कि इन्होंने क्या करा, आर्मी के अंदर ज्यादा ब्रिटिशर्स आर्मी को अपॉइंट करना शुरू कर दिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फेल होने के पीछे क्या कारण थे, तो याद रखना कि एक तो हमारे जो रूलर्स थे उन्होंने साथ नहीं दिया था, एक प्रॉपर लीडरशिप की कमी थी, एक हमारे पास उस टाइम के इतने हथियार वगैरह नहीं थे। जो आर्मी थे, जो रेबल्स का काम कर रहे थे, उनमें बहुत सारे आम आदमी थे, तो उनको इतनी स्किल भी नहीं थी लड़ने की। और सबसे बड़ी बात तो हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था ना। तो हमारे राजाओं ने हमारा साथ नहीं दिया, उन्होंने पकड़वा दिया। और एक प्रॉपर लीडरशिप की कमी भी थी। जैसे हमारी जो 20वीं सेंचुरी के अंदर जो मूवमेंट आएंगे या लेट 19 में जो मूवमेंट आएंगे, उस टाइम में जो आगे थे ना, मतलब क्या बोलते हैं उन्हें, लीडर्स, वैसे लीडर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिले थे। तो इसके कारण ये फेल हुआ था। सारा क्वेश्चन मैंने बता दिया। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट। देखो ये पूरा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, चाहो तो नोट्स ले लेना। डिस्क्राइब द कॉजेस ऑफ द फेलियर ऑफ मराठा। अभी मराठा फेल क्यों हो गए, क्या कमी थी, तो याद रखना है कि थर्ड बैटल हुआ पानीपत का 1761 के अंदर। उसके बाद मराठा की पावर होनी शुरू होगी कम। क्यों कम हुई, क्या वजह थी इसके पीछे, तो भाई सबसे बड़ी बात तो कहते हैं एक तो इनके अंदर पॉलिटिकल यूनिटी की कमी आ गई कि मराठा जो कॉन्फेडरेसी बनी हुई थी वो धीरे धीरे अपना अलायंस इनका कमजोर होता गया। वो अलायंस किसका था, उनमें सिंधियास थे, होलकर थे, भोंसले जी थे, गायकवाड़ थे, ये सब धीरे धीरे कहते हैं राइवलरी होने लगी। और खासतौर से अपने अंदर ही इंटरनल राइवलरी आ गई। और जब जब किसी के अंदर इंटरनल राइवलरी आई है या लीडरशिप कमजोर हुई है, तो वहां पे वो कोई भी, चाहे डायनेस्टी हो, कोई भी रूलिंग सिस्टम हो, वो वीक होगा, वो ढहेगा। और क्या, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी की कमी आ गई थी। कहते शिवाजी की डेथ के बाद में कोई भी इतना पावरफुल कैरिस्मेटिक लीडर नहीं था जिसमें इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो रूल कर पाए। हालांकि इनके जो पेशवास होते थे, पेशवास यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर का इनके काम करते थे रूलर के अंडर, उन्होंने कई बार संभालने का प्रयास करा था, लेकिन इतनी ज्यादा वो भी कंट्रोल नहीं कर पाए। ध्यान देना है, इनसफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इनका इतना अच्छा था नहीं, इनका ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था वो कमजोर हो गया। और खास तौर से इनका जो रेवेन्यू सिस्टम था वो कई बार एक्सप्लॉइटेटिव वाला नजर आया था। खास तौर से इन्होंने चौथ जैसे टैक्स इंट्रोड्यूस करवा रखे थे जिनमें ये एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, तो पीजेंट्स ने भी इनका साथ देना कम कर दिया था। इवन राजस्थान के अंदर आकर भी इन्होंने ये चौथ नाम का जो टैक्स है वो वसूल करे थे, एक दो टैक्स और भी वसूल करे थे। तो ये इनके सही नहीं थे। मिलिट्री वीकनेस हो जाती है इनकी कि इनकी धीरे धीरे जो कावलरी सिस्टम है वो कमजोर हो गया। और सबसे बड़ी बात है, ये लड़ाई क्यों नहीं कर पाई यूरोपियन के साथ और बाद में मुगल के साथ, क्योंकि इनके पास मॉडर्न जो स्टाइल की आर्मी थी ना, वो नहीं थी इतनी, वो इतनी एडेक्वेट नहीं थी इनके पास। आगे बात करते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो मैंने बता ही दिया था, अहमद शाह अब्दाली के साथ वॉर हुआ था। इस वॉर के अंदर ये हार गए थे। और इनके हारने के जब ये वॉर हुआ था तो इसके अंदर इनके इंपॉर्टेंट जो एक्सपीरियंस लीडर थे, सोल्जर थे, वो मारे गए थे इस बैटल में। और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी तो खेलना शुरू कर ही दिया था। तो आपस में ही इनके अलायंस को भड़काना शुरू कर दिया था। तो ये तो था ही था। इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझते ही हो कि धीरे धीरे इनका, जब आपको पता है कि जब इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कमजोर होगा ना, तो प्रॉपर तरीके से ये रेवेन्यू भी कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इकोनॉमिक सिस्टम अपने आप ही कमजोर हो जाएगा। और ब्रिटिशर्स तो थे ही सबसे बड़ी पनौती। एक्सप्लेन द डायरकी सिस्टम 1919 का क्या था, मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दिया था। डायरकी का मतलब यहां पे ड्यूल गवर्नमेंट से होता है। यहां पे पावर डिवाइड करी गई थी, प्रोविंशियल लेवल पे डिवाइड करी गई थी। और उन दोनों के जो डिवीजन के नाम है उनको बोलते हैं रिजर्व सब्जेक्ट। और रिजर्व के अंदर क्या क्या रखे गए यहां पे अच्छे से ये और बताइए, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, लैंड रेवेन्यू और जस्टिस। और ये सारी पावर किसके अंडर में थी, मेनली गवर्नर के अंडर में, या अपने बोले तो कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल के अंडर में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि डायरकी सिस्टम क्या था। मेरा दिल कहता है क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देना है आपको। ट्रांसफर सब्जेक्ट में पावर दी गई थी इंडियन मिनिस्टर को, जिनमें एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर वगैरह आती है, लेकिन मेनली जो कंट्रोल था यहां पे वो ब्रिटिशर्स के अंडर में था। अब आप देख लो, पुलिस उनकी थी, लैंड रेवेन्यू उनका था, जस्टिस उनका था, लॉ बनाएंगे तो वो बनाएंगे, तो बाकी पावर तो नाम की थी। तो कहीं ना कहीं मेनली पावर गवर्नर के पास थी, ऐसे बोले तो कहीं ना कहीं जो पावर थी मेनली वो किसके हाथ में थी, ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। यहां पे इंडियन मिनिस्टर को पावर को तो ओवरराइड करा जाता था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको आंखों से निकाल लेना, ये फेलियर क्यों हुआ, मैं मेन बातें आपको बता रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इन द लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। कि जो लेटर हाफ ऑफ 19th सेंचुरी थी वहां पे नेशनलिज्म क्यों आया। भाई क्यों आएगा, ऑब्वियस सी बात है। सबसे बड़ी बात तो हम इनके कॉलोनियल जो एक्सप्लॉइटेशन का रूल था उससे जनता प्रभावित होने लगी थी। सीधी सीधी बात है, हमारे जो रिसोर्स है उनको एक्सप्लॉइट करा जा रहा था, हमारे रॉ मटेरियल को लेके जाया जा रहा था कम दामों पे, हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह थी उसको डिस्ट्रक्शन कर दिया गया था, ऊपर से फेमाइन वगैरह आ गई थी, तो पॉवर्टी हमारी फैली हुई थी। और अंग्रेजों को इससे कोई मतलब नहीं था, सिर्फ वो एक ही वर्ड जानते थे, लूटना।
पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, धीरे धीरे हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल यूनिफिकेशन होगी। जैसे रेलवे है, रेलवे इंडिया में आया था 1853 में, उसके आने से क्या होता है, डाइवर्स कल्चर साथ में आनी शुरू हो गई थी। इसके ऊपर गांधी जी ने ये बात भी बोली थी, ठीक है। पोस्टल आना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे लोगों के अंदर अवेयरनेस आनी शुरू होगी, एक दूसरे लोग आसानी से मिलना शुरू हो गया। तो क्या हो गया, अवेयरनेस आनी शुरू होगी, मिलने शुरू होगी, बात करनी शुरू होगी कि भाई अंग्रेज हमें कैसे कैसे लूट रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात थी। वेस्टर्न एजुकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज जब इंपोज की तो इसका कुछ हमें बेनिफिट भी मिला भी, ठीक है, कुछ विरोध भी हुआ, लेकिन इसके बेनिफिट ये मिला कि हम उनके सिस्टम को जानने लगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर अपने किसी की लैंग्वेज को जानते हैं तो उनकी कल्चर को जान रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, उनके काम करने के तरीके के बारे में जान रहे हैं, तो अपने को आसानी से पता चल रहा है कि ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो इनमें कई सारे सोशल रिफॉर्मर भी यहाँ पे आगे थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय जैसे हो गए, इन्होंने कर करा के यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इंपैक्ट पड़े थे। इसके अलावा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी हुए, जिनके अंदर ब्रह्मो समाज आया, आर्य समाज आया, रामकृष्ण मिशन आया, ये कई सारे जो मूवमेंट हुए। इसके अलावा अलीगढ़ मूवमेंट हुआ। इन सब मूवमेंट ने कहीं ना कहीं डिफरेंट कास्ट को, डिफरेंट रिलीजियस जो ग्रुप है उनको जोड़ने का काम करा अंग्रेजों के अगेंस्ट में ना। इसके अलावा क्या होती, जो यहाँ पे प्रेस है, इसका भी रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। शुरुआत में हालांकि सेंसरशिप इंपोज करी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेस ने कभी अंडरग्राउंड होके काम करा, कभी सीक्रेटली काम करा, कभी ओपन होके काम करा, तो इस प्रेस जब जनता के बीच में ही लोगों ने पढ़ना शुरू करा, जो मिडिल क्लास लोग धीरे धीरे इमर्ज होके आए थे एजुकेशन में, उन्होंने जब सीखा तो उनको पता चला, अवेयरनेस आई, तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल था। इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट भी ऐसे थे, चाहे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जो कि काफी पहले हुआ था, इसके अलावा चाहे नेशनल मूवमेंट इटली के अंदर हो, आयरलैंड में हो, जर्मनी के अंदर हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, इन सब ने हमें एनकरेज करा कि किस तरह से हमारे राइट हमें बचाने हैं, किस तरह से हमें एक नेशनलिज्म की फीलिंग हमारे अंदर जगानी है, किस तरह से हमारा नेशन है, किसी बाहर वाले को क्यों हम रूल करने दें, ये वाली फीलिंग धीरे धीरे आने लग गई। ठीक है, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाला था कि ब्रिटिश ऑफिशियल खुद हाई पोजीशन पे जाते थे, हमारे वालों को लोअर पोजीशन पे जाते थे, तो ये हम साफ साफ देख पा रहे थे ना। तो ये सारे रीजन थे मेन। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट हमारा कि डिस्कस द कॉजेज एंड रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। बड़ा इंपॉर्टेंट वॉर था। ऐसे मान लो कि इस वॉर के बाद में कहीं ना कहीं मेनली ब्रिटिशर्स का रोल हमारे यहाँ पे बढ़ जाता है, खासतौर से ईस्ट इंडिया कंपनी तब रूल कर रही थी। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को कम करके डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का रूल आ गया था हमारे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे रूल हो जाता है, प्रॉपर तरीके से हो जाता है। तो क्या कारण थे, चलो पढ़ते हैं। मिसट्रस्ट ऑफ मीर कासिम, कि मीर कासिम नवाब थे बंगाल के, उन्होंने ट्राई करा कि इंडिपेंडेंस देने का, अबोलिशिंग करा कई सारे ट्रेड ड्यूटीज वगैरह को, अपनी आर्मी को स्ट्रेंथन करने का प्रयास करा। तो इस चीज से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि भाई हमारे लिए हमारी प्रिविलेजेस कम हो रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गया। इसके अलावा ब्रिटिश इंटरफेरेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, ये तो अपने को पता ही है ना। इंटरफेरेंस वो लगातार अपनी बढ़ाते जा रहे थे, रूलर्स को कभी किसी बेसिस पे, कभी किसी बेसिस पे, मतलब एक तरह से नेग्लेक्ट करने का प्रयास कर रहे थे। अलायंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, ब्रिटिश के अगेंस्ट में फिर अलायंस भी बनाया गया। मीर कासिम के साथ अलायंस बनाया शाह आलम सेकंड ने। इसके अलावा शुजा-उद-दौला जो कि नवाब थे अवध के, उनके बीच में हुआ। ट्रेड और रेवेन्यू के लेके टेंशन होने लगी थी कि डिस्प्यूट होने लग गया कि टैक्स को कहां पे एग्जम्प्ट करना है, कहां पे टैक्स कितना लेना है, कहां पे कितना फ्री ट्रेड करना है, इसको रिलेटेड लड़ाई होगी। और कहीं ना कहीं मेन बस एक रीजन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी सारा कंट्रोल हमारे अकॉर्डिंग हो, सारा सिस्टम हमारे अकॉर्डिंग हो, हम जितना टैक्स लगाना चाहिए उतना लगा सकें, सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंडिया में जो चल रहा है ना उसको हम कंट्रोल कर ले, मेनली ये था। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होते हैं बैटल ऑफ बक्सर के, इसमें आपको पता है हमारी हार होती है एक तरह से, हमारा जो हम हमारी हार बोलेंगे क्योंकि उसमें चाहे मुगल जो हमारे रूलर थे उन्होंने लड़ाई करी हो या किसी ने करी हो, मेनली बात तो हमारा इंडिया का था ना, तो हम ऐसे ही बोलेंगे हमारी हार हुई थी। और इसमें जीत होती है मुनरो साहब की, मुनरो साहब क्यों बोलूं, मुनरो की जीत होती है। और यहाँ से जैसे ही जीत होगी ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल शुरू हो जाता है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे। और वो रूल के बाद में क्या होता है, 1765 के अंदर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करेगी, जिसके अंदर दीवानी राइट सौंप दिए गए बंगाल, बिहार और ओडिशा के। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये आपको याद रखनी, दीवानी राइट का मतलब कि बंगाल, बिहार, ओडिशा का जो हमारा कंप्लीट बड़ा एरिया है, यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने का राइट उनको मिल गया। और जो शुजा-उद-दौला जो थे उनके ऊपर हैवी फाइन लगाया गया उनको, ठीक है। तो ये सब कुछ करा गया। इसके अलावा एंड ऑफ नवाब की पावर हमारी खत्म होगी, सारा एक तरह से ऐसे मान लो इस वॉर के बाद में ब्रिटिशर्स का रूल डायरेक्टली हमारे इंडिया में प्रॉपर तरीके से आ गया था। बैटल ऑफ बक्सर के वॉर के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल आ गया। उन्होंने धीरे धीरे इकोनॉमिक जो अपनी पावर है उसको नदन इंडिया में एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, और मुगल अंपायर यहां से डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। और यहां से जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल शुरू होता है, रेवेन्यू, टैक्स सब कुछ इंक्रीज हो जाता है। टोटल एक तरह से मान लो कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है। थ्रो लाइट ऑन ग्रोथ ऑफ प्रेस इन इंडिया, इंडिया के अंदर कहते हैं प्रेस कैसे राइज हुई, तो थोड़ा थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है।
थोड़ा सा देखो कि भाई देखो प्रेस ने बड़ा वाइटल रोल प्ले करा है हमारे यहाँ, है ना, क्योंकि अगर प्रेस नहीं होती तो जनता के बीच में बहुत सारी बातें नहीं पहुंच पाती। ये न्यूज़पेपर होते हैं, ये बड़ी गजब की चीज़ होती हैं। तो इन्होंने कहते हैं लेट 18th सेंचुरी से लेकर अर्ली 20th सेंचुरी में इन्होंने बड़ा काम करा। हालांकि कई बार सेंसरशिप भी लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहते अर्ली बिगिनिंग में इन्होंने कौन से काम करे, तो इसमें लिखा कि फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर था वो था हिकिस बंगाल गेजेट 1780 में। इसके अलावा इंग्लिश वीकली स्टार्टेड हो गई थी यहाँ पे जेम्स अगस्टस हिकिस इन कलकत्ता के अंदर। तो इन्होंने अपना काम करना कहीं ना कहीं शुरू करा। उसके बाद 19th सेंचुरी में मिड 1800 के अंदर क्या हुआ, इंग्लिश के सिस्टम के अगेंस्ट में यहाँ पे न्यूज़पेपर हमारे इमर्ज होने शुरू हो गए, जिससे लोगों के अंदर एक रिफॉर्मर की फीलिंग्स आई। जो इंटेलेक्चुअल्स आए थे उन्होंने प्रयास करा अपने आइडियाज को न्यूज़पेपर के थ्रू स्प्रेड करना शुरू करा। एजुकेशन आई तो नेशनलिज्म की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। और इस टाइम पीरियड में कुछ एक इंपॉर्टेंट इंसान आए जिन्होंने अपनी अपनी मैगजीन वगैरह निकाली, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट करा था क्या, संबंध कुमुदी नाम से बंगाली के अंदर, मीरत उल अकबर नाम से पर्शियन के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने पब्लिश करा था केसरी, बड़ी ही इंपॉर्टेंट, जिसके कारण इनको जेल में भी जाना पड़ा था। मराठा के अंदर मराठा जो कि इंग्लिश के अंदर पब्लिश करी थी। इसके अलावा एनी बेसेंट ने एडिटेड न्यू इंडिया के तौर पे पब्लिश करा था। और बनर्जी साहब ने फाउंड करी थी द बंगाली नाम से। तो ये कई सारी जो मैगजीन्स थी, कई सारे जो न्यूज़पेपर वगैरह थे, कई सारे जो ये काम करे गए ना, इनसे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अवेयरनेस आनी शुरू हो गई थी। लोगों के अंदर अपने सिस्टम को जानने का प्रयास होना शुरू हो गया था। तो ये इंपॉर्टेंट काम करती है। हालांकि प्रेस सेंसरशिप वगैरह लगाई गई है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप आंखों से निकाल लो। ये लो आपको टाइम दे रहा हूँ, कुछ ज़्यादा इसमें मतलब समझाने वाली बात है नहीं। जो चीज़ पढ़ोगे वो रटने वाली है। आप थोड़ा सा डेट और ईयर को याद रख के चलो। और अगर आपको डेट एग्जैक्टली याद है तो ही एग्जाम में लिखना, अदरवाइज मत लिखना। किसी चीज़ का ईयर याद हो तो ही लिखो, गलत मत लिखना, नहीं तो सीधा क्रॉस हो सकता है, क्वेश्चन कोई शायद हो सकता है ना पढ़ा जाए फिर। तो ईयर तभी लिखना जब एग्जैक्टली पता हो। तो थोड़ा सा आंखों से निकाल लो। आगे बात करते हैं व्हाट वर द कॉजेस दैट लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। कौन से ऐसे कारण थे जिनसे इंडिया का पार्टीशन हुआ। तो देखो कौन कौन से कारण थे। सबसे पहला रिलीजियस डिफरेंसेस, सबको पता है सबसे बड़ा जो मेन कारण था ना वो तो था ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। 1857 के रिवोल्ट के बाद में इन्होंने ये चाल चलना शुरू करी थी, क्योंकि इन्होंने 1857 में देखा था कि कैसे हिंदू मुस्लिम ने यूनिटी में काम कराया, सभी ने बिना कोई धर्म में भेदभाव किए। तो बाद में इन्होंने ये पॉलिसी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो रिलीजियस डिफरेंस आना शुरू हो गया था यहाँ पे। और मेनली लेके आने वाले ब्रिटिशर्स ही थे, ऐसी पॉलिसी लेके वही आते थे। टू नेशन थ्योरी दे दी गई थी मुस्लिम लीग ने, आपको पता है, जिसके बेसिस पे उन्होंने कह दिया था कि भी दो नेशन बनने चाहिए। जो मुस्लिम है उनके लिए पाकिस्तान और जो हिंदूस है उनके लिए इंडिया एक नेशन बनना चाहिए। फेलियर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और यहाँ पे एफर्ट करा गया लखनऊ पैक्ट के अंदर 1916 में, लेकिन यहाँ पे कोई फायदा हुआ नहीं। हालांकि खिलाफत मूवमेंट से महात्मा गांधी जी ने भी प्रयास करा हिंदू मुस्लिम की यूनिटी का, लेकिन वो भी ज़्यादा टाइम तक चला नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रहे थे ब्रिटिशर्स का बस चलता तो इवन वो पंजाबियों को भी एक अलग से कंट्री बना के ही जाते। ठीक है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि हम सब समझ रहे थे कि भाई देखो कंट्री कोई अलग नहीं है, पंजाबी हमसे अलग नहीं है, एक ही चीज़ है, वो हमारी पार्ट है, हमारी इंटीग्रल पार्ट है, हमारी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जितना तोड़ने का प्रयास करा वो करा। चाहे आप डीप स्टडी करोगे तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट निकाले उन्होंने, उसमें सेपरेट ये इलेक्शन सिस्टम भी उन्होंने निकाला था, जिसके अंदर उन्होंने प्रयास करा कि डिफरेंट अगर इलेक्शन होंगे ना, इलेक्टोरेट सिस्टम इनका अलग अलग होता, ऑब्वियस सी बात है कि देश टूटेगा। तो ये प्रयास बड़ा गजब का करा था उन्होंने, बेकार लोग थे। चलो, रोल ऑफ मुस्लिम लीग का रोल था 1937 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग कहते फेल होगी टू गेन सिग्निफिकेंट पावर के अंदर, जिसके कारण मतलब कांग्रेस ने उसको साइडलाइन कर दिया था, मतलब कांग्रेस जीत हो गई थी। उसके बाद 1940s के अंदर लाहौर रिजोल्यूशन आया ना, उसने एकदम प्रॉपर तरीके से डिमांड कर दी थी कि सेपरेट कंट्री बननी चाहिए पाकिस्तान के नाम तौर पे। बाकी मैंने आपको बता ही दिया। कैबिनेट मिशन प्लान आया, वो भी फेल हो गया था, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इसके अलावा कॉमनवेल्थ वायलेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के तौर पर भी जाना जाता है, जो कलकत्ता के अंदर पंजाब के अंदर बड़े लेवल पे जहां पे रियोट्स हुआ हिंदू मुस्लिम के बीच में, यहां से तो प्रॉपर हो गया कि अब पार नहीं पड़ेगी भाई, अब तो अलग होना ही पड़ेगा। तो ये कई सारी चीजें, कुछ एक मैं मानता हूं कि कुछ एक हमारे जो लीडर्स थे, जैसे उस टाइम के मोहम्मद अली जिन्ना जिनको रूल करने की इच्छा थी, और कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू भी जिनको रूल करने की कुछ हद तक इच्छा थी, ऐसे लीडर्स ने भी प्रॉपर दिल से कभी नहीं चाहा कि इंडिया एक हो। अगर ये सारे मिलकर प्रयास करते तो मतलब एक ही कंट्री बनती, अलग से पाकिस्तान नहीं बनता। खैर मोहम्मद अली जिन्ना तो चाहेगा ही पाकिस्तान बनाने का, खैर ज्यादा बात ना करे तो ही ठीक है। व्हाट वाज द रोल ऑफ पेशवा इन मराठा कॉन्फेडरेसी। अब ये जो मराठा की जो एक कॉन्फेडरेसी बनी होती थी, ये प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा सा बेकार यार मेरा, ठीक है।
तो ये जो मराठा की कॉन्फेडरेसी बनी हुई थी, इसके अंदर पेशवाज का क्या रोल था? ऊपर पढ़ के आए थे कि पेशवाज प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम करते थे, ये रूलर के अंडर में ही काम करते थे। खास तौर से ही उनका रोल तब बढ़ना शुरू हो गया जब धीरे धीरे रूलर खुद कमजोर हो गए थे। जिसे कहा जाता है कि इनका रूल तब शुरू हुआ जब शिवाजी के जो ग्रांडसन शाहू का टाइम पीरियड आया था ना, तब वहां पे रूल इनका शुरू हुआ। तब इन्होंने अपने सिस्टम को इमर्ज करा, इन्होंने अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करा, जिसमें से इंपॉर्टेंट नाम आता है बालाजी विश्वनाथ। फर्स्ट प्रोमिनेंट पेशवा थे जिन्होंने एक तरह से पेशवा डोमिनेंस की फाउंडेशन रखी, नींव रखी। शाहू की डेथ के बाद में कहते पेशवा जो थे वो हेरिडिटरी स्ट्रॉन्ग होते गए। इन्होंने अपने एम्पायर को बिल्ड करने का प्रयास करा, कंट्रोल करने का प्रयास करा। इन्होंने ही कहते अंडर बाजीराव फर्स्ट के टाइम पे मराठा ने अपने एरियाज को एक्सपेंड करा, सेंट्रल से नॉर्थ इंडिया में। इवन राजस्थान के एरियाज में भी आपको पता ही आई थी लेट में, बाद में यहाँ पर आके भी टैक्स वगैरह कलेक्ट करा था। यहाँ पे इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी भी लगाई थी, यानी कि डिफरेंट ये जो कॉन्फेडरेसी बनाई, जिसमें कहते हैं पावरफुल जो रीजनल यहाँ पे चीफ जो निकल के है इनमें से, मराठास में से, सिंधियाज हो, ग्वालियर के, होलकर हो, इंदौर के, गायकवाड़ हो, बड़ौदा के, और भोंसले थे नागपुर के। तो ये कहते हैं इन्होंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल करा, सारी पावर इनके हाथ में होती थी, ये अच्छे से सिस्टम को मैनेज करते थे। तो कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर थे, यही एक तरह से बाद में से मान लो जब मराठा के रूलर कमजोर होते हैं ना, तब सारी पावर एक तरह से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्हीं के अंडर में होती है। इसके अलावा ये कल्चरल पैट्रोनस भी देते थे, यानी कि जो कल्चरल जो चीजें हैं, जैसे लर्निंग का जो पार्ट है, आर्ट का जो पार्ट है, इनको भी एनकरेज करा, चाहे वो संस्कृत लर्निंग हो, चाहे म्यूजिक की बात हो, चाहे टेम्पल कंस्ट्रक्शन की बात हो, इनका काम इन्होंने करवाया था। तो ठीक है, थोड़ा सा इनके बाद में पढ़ लेना। 1761 के बाद जो बैटल होता है जिसमें ये हारते हैं, तब से कहते हैं इनकी पावर डिक्रीज हो जाती है, वो तो अपने को पता ही है। कहते हैं आप डिटेल में डिस्कशन करो रोल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। भाई एक्सट्रीमिस्ट लीडर का क्या रोल था? भाई एक्सट्रीमिस्ट ही थे जिन्होंने महात्मा गांधी के आने से पहले इंपॉर्टेंट रोल के तौर पे काम करते थे। एक्सट्रीमिस्ट वो होते हैं जो साफ तौर से ये कहते हैं कि अंग्रेज भाई अपनी बात नहीं मान रहे ना, तो एक गाल पे थप्पड़ मारी तो दूसरी आगे करने की जरूरत नहीं है, हाथ पैर तोड़ दो, सीधी बात है, अपना राइट है, अपना देश है, अपनी हुकूमत चलनी चाहिए, दूसरों की नहीं चलनी चाहिए। तो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। मैं कहता हूं कि इन्हीं की सोच के बेसिस पे आके जो इवन मॉडरेट लीडर इमर्ज हुए, खासतौर से महात्मा गांधी जैसे ने मूवमेंट जो करा ना, जैसे बॉयकॉट करना उनके गुड्स को, ठीक है, स्वदेशी को अपनाना, ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी ने कहां से सीखा था? इन एक्सट्रीमिस्ट से ही सीखा था। सबसे पहले इन्होंने ये काम करा था। इनमें की लीडर आते हैं जिनको अपने लाल पाल बाल के तौर पर भी जानते हैं, बिपिन पाल चंद्र, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक को तो अपने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के तौर पे बोलते हैं, क्योंकि भाई एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, गजब के लीडर थे, ठीक है, गजब बोला करते थे, साफ बोला करते थे, सच्ची बात बोला करते थे, अच्छे लीडर थे भैया, ठीक है। स्वराज इज अ ब्राइट राइट इनका डायलॉग था, जैसे तिलक ने बोला था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, और सही बात बोली है। और इन्होंने हमेशा डिमांड करते थे ये कि सेल्फ रूल होना चाहिए, और साथ ही साथ में इन्होंने काम करना शुरू करा था मास मोबिलाइजेशन का, यानी कि लोगों के अंदर अवेकनिंग का काम करना शुरू करा, वो इन्होंने करा। स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाया, वुमेन का बढ़ाया, पीसेंट्स के अंदर बढ़ाया, वो इन्होंने बताया। बॉयकॉट करा, ब्रिटिश गुड्स को, स्वदेशी को इंट्रोड्यूस करवाया गया, हमारे स्कूल हमारे इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करने का प्रयास करा, नेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाने का प्रयास करा, और जो उनका एजुकेशन सिस्टम था उसको इन्होंने क्रिटिसाइज भी करा। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि इन्होंने अपनी कल्चर को रिवाइवल करने का भी प्रयास करा, और सच्चे वास्तव में लीडर थे ये, अच्छे लीडर थे। इन्होंने प्रमोट करा, जैसे गणेश उत्सव को, ये इंपॉर्टेंट बातें लिखना है, शिव जी जयंती, इन सब को इंट्रोड्यूस इन्होंने ही करा था। तो ये बहुत अच्छी बात है। चाहे इनमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन साफ तौर से देर का है, जैसे इन्होंने लॉन्च करा ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन मूवमेंट, इन्होंने लॉन्च करा 1905 के अंदर। इसके अलावा स्वदेशी मूवमेंट भी वो लेके आए थे, 1907 के अंदर लेके आए थे, आई थिंक एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, थोड़ा सा चेक कर लेना आप, कहीं डेट आगे पीछे ना हो जाए। इसके अलावा आपको पता है कि इन्होंने कई सारे ऐसे लॉस जो बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के, उनको डायरेक्टली क्या करा, अपोज करा। जिनके अंदर सबसे फेमस राइटिंग है केसरी, जो राइटिंग लिखी थी तिलक के द्वारा, जिनके कारण उनको कई बार जेल में भी जाना पड़ा था। तो उन्होंने टोटल तरीके से मैं कहूंगा कि अपने जो कहीं ना कहीं है फ्रीडम स्ट्रगल को इन्हांस करने वाले कहीं ना कहीं शुरुआत इन्होंने करी थी। ये स्प्लिट के बाद 1907 के अंदर कहते मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट कहीं ना कहीं अलग हो गए थे। यहाँ से हमारी कांग्रेस एक अलग होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट लीडर थे। मैं तो इनको हमेशा से अच्छा मानूंगा कि सच में गजब के थे। इन्हीं की आइडियोलॉजी के ऊपर बेस बाद में कहते महात्मा गांधी ने काम करा था, ये बात मैंने आपको बता दी। आगे चलते हैं, कहते हैं इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर लाइट डालो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में, मेरा दिल कह रहा है आएगा। जिनको मैं आएगा बोलूं थोड़ा सा अच्छे से निकाल के चलना। देखो पेपर मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन जितना एक आइडिया होता है वो मैं बता रहा हूं, तो थोड़ा सा अच्छे से निकाल लेना इनको। देखो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का कुछ भी ना समझ में, लेकिन इतना तो याद रख सकते हो कि 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड में इन्होंने मेनली इंडियन सोसाइटी में वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कराया। ये बात लिख के अंडरलाइन कर देना इसको। इन्होंने कहीं ना कहीं प्रयास करा कि हमारी जो
कल्चर है उसको चेंज करा जाए, अपने तरीके से हमारी जो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग है वो इंडिया में लानी चाहिए। मतलब वेस्टर्न सोच हमारी इंट्रोड्यूस करवाएगी इन्होंने। जैसे इन्होंने शुरुआत में इनिशियली इन्होंने प्रमोट करा था जो ओरिएंटल लर्निंग होती है, जैसे पर्शियन, अरेबिक और संस्कृत, लेकिन बाद में शिफ्ट हो गए थे वेस्टर्न से। बाद में इन्होंने प्रयास करा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हमारी लैंग्वेज इनको सिखानी होगी, हमारे रवैये इनको सिखाने होंगे। इसके अंदर मैकॉली की जो 1835 की पॉलिसी है वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें इन्होंने शेप करा, प्रयास करा कि इंग्लिश एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके आया जाए। वेस्टर्न एजुकेशन है इसको इन्होंने सुपीरियर बताया मैकॉली ने, और इंफीरियर बताया हमारी वाली एजुकेशन सिस्टम को। और इन्होंने देखो क्या बात बोली, इनका मेन प्रयास इसमें यह था कि इंडियन इन ब्लड, कहते जो लोग हैं कहते इंडियन जो इंग्लिश बोलेंगे वो कहते ब्लड से तो इंडियन रहेंगे, कलर में भी इंडियन रहेंगे, लेकिन कहते काम, रवैये से, टेस्ट में, ओपिनियन में, मोरल में कहते वो इंग्लिश हो जाने चाहिए। ऐसी इनकी सोच थी। तो ये बात आप एज इट इज लिखोगे तो बड़ा फर्क पड़ेगा, और अंडरलाइन और कर देना इस बात को। इसके अलावा इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी की मेन प्रयास ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल कॉलेज इनके खोले जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर, साइंस, वेस्टर्न फिलोसफी को सिखाया जाए। किसके ऊपर? हमारी जो ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज है इनके ऊपर। और इन्होंने मास को एजुकेशन देने का प्रयास नहीं करा, सिर्फ ये करा कि कुछ एक लोगों को जो इलाइट क्लास वगैरह है उनको, ये जो मीडियम लोग हैं उनको, मीडियम क्लास के लोग हैं उनको एजुकेटेड कर दिया जाए, ताकि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करा जाए। उनका कोई प्रयास नहीं था कि हर एक को एजुकेशन दी जाए, ऐसा उनका प्रयास नहीं था मेनली। ठीक है, मेनली प्रयास उन्होंने कहते चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर पहला स्टेप करा था उन्होंने, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हुआ एजुकेशन के अंदर, कहीं ना कहीं ये प्रयास करा गया था एजुकेशन अपना इंट्रोड्यूस करवाने में। वुड्स डिस्पैच के तौर पे, जिसको 1854 में मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में जाना जाता है, ये भी बात आपको याद रखना। इसका प्रयास था कि प्रमोट करना, यूरोपियन लर्निंग को प्रमोट करना, और कई सारी यूनिवर्सिटीज को ओपन करा गया, जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के अंदर यूनिवर्सिटीज को खोला गया। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर सिस्टम दिया गया प्राइमरी से लेकर हायर लेवल का, इंग्लिश के बेसिस पे। इनका पॉजिटिव देखने को अगर बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, हमें भी कुछ एक चीजें जानने को मिली, हमें एक तरह से कुछ एक अवेयरनेस हमारे अंदर आई, हमने साइंटिफिक और मॉडर्न चीजें सीखनी शुरू कर दी, और नई एजुकेटेड मिडिल क्लास है वो राइज होगी, और इन्हीं के कारण हमारे अबॉलिशन हुआ, सती सिस्टम, विडो रीमैरिज वगैरह पास हुए। अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव यहाँ पे ये हुआ कि हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को एकदम बंद कर दिया गया, मास एजुकेशन बिल्कुल नहीं देगी, प्रमोट नहीं करा गया कि जीरो लेवल से हर एक के अंदर एजुकेशन आए, सिर्फ इलाइट क्लास को ही एजुकेशन देने का प्रयास करा गया। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रोथ ऑफ कॉम्युनल पॉलिटिक्स, कहते कॉम्युनल पॉलिटिक्स पे एक शॉर्ट नोट लिखो कि कॉम्युनल पॉलिटिक्स कैसे हुई। तो कॉम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब होता है जहां पे रिलीजन के बेस पे पॉलिटिकल होना शुरू हो जाए। तो शुरुआत होगी थी इसकी 1857 में, और बाद में आगे से आगे आपको पता है कई सारे स्टेप अंग्रेजों के द्वारा चाल चली गई और जिसके थ्रू होती गई। तो ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट निकाला, 1909 में ही निकाल दिया था। ये बात देखो सुनो, मोरले मिंटो जो रिफॉर्म आया था उससे इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट निकाल के एक तरह से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करते ही कम्युनलिज्म को डिवाइड कर दिया था, यहाँ पे धर्म के नाम पे बांट दिया था। इसके बाद मुस्लिम लीग को बना दिया 1906 में, जिसकी पॉलिसी यही थी कि हिंदू से मुस्लिम अलग है। कॉमनवेल्थ अवार्ड नाम से 1932 के अंदर हुआ। तो ये बस मेन चीजें याद रखो यार। उसके बाद तो आपको पता है 1940s के अंदर प्रॉपर तरीके से डिमांड ही कर दिया गया था कि भाई अलग से पाकिस्तान को क्रिएट करना ही करना है, और उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे भी हो गया था 16 अगस्त 1946 को, और बाद में 1947 को तो हो ही गया काम। अब राइट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1919, इसके बारे में मैंने 1919 के बारे में कुछ हद तक आपको बता दिए। यहां से मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पे मैंने सच कह रहा हूं जो कमी है वो कमी है, मैंने पूरे तरीके से अच्छे से इसको नोट्स नहीं डाल पाया हूं यहां पे, क्योंकि जब मैं नोट्स बना रहा था उस टाइम में आपके एग्जाम पहले होने थे, तो मैंने जल्दी जल्दी नोट्स बनाए थे, टाइम नहीं था मेरे पास, तो बाद में मैंने इसको चेंज भी नहीं कर पाया। तो अभी मैं सीधा आपको बता रहा हूं कि 1935 आपको आंखों से निकाल के जाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आएगा, दिल कह रहा है कि 1919 और 1935 आएगा। चाहो तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं है तो आप कांटेक्ट कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका एक्यूरेट आंसर भेज दूंगा। अदरवाइज आप किसी की भी कोई भी छोटी मोटी वीडियो देख लेना यार, 8-10 मिनट की वीडियो आपको मिल जाएगी, उससे आपको सब कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। तो ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं एक क्वेश्चन, तीनों तरह के जो है हमारे वो एक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी इसमें लिखा हुआ है, काफी कुछ लिखा हुआ है, चाहो तो पढ़ लेना आप, यहां से समझ में आएगा, ऐसी बात नहीं है। डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ मराठा, ये क्वेश्चन हमारा ऊपर कवर हो चुका है, मैंने आपको कवर करवा दिया था कि मराठास डाउन कैसे हुए। अब 41 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें मैंने सेवरल क्वेश्चंस को कवर करा गया है, तो यहां से थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगभग ऐसा लग रहा है कि 1 घंटे के आसपास में ये मैं वीडियो कंप्लीट करवा दूंगा।
राइट ए नोट ऑन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के ऊपर नोट लिखो। तो चाहे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो, चाहे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, आपको याद करके ही जाना है। ये तीनों में से कोई भी आ सकते हैं, और चाहे क्विट इंडिया मूवमेंट हो। और ये बेसिक सी बातें क्लास 12th में भी आपने पढ़ा है, उससे पहले छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ के हो। तो थोड़ा सा बता देता हूं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में। शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी जी इसको 1930 के अंदर सोल्ट मार्च के तौर पर शुरुआत करते हैं 12 मार्च 1930 को ना। ये बात आपको याद रखनी है। साबरमती आश्रम से दांडी तक जाते हैं, सोल्ट के लॉ को ब्रेक करते हैं, यहां से शुरुआत होती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। यहां पे क्या अपील करेगी लोगों से? वही सेम बातें क्या कि हमें बॉयकॉट करना है इनके गुड्स को। और इसमें सबसे बड़ी बात, पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें वुमेन ने पार्टिसिपेशन करा था सबसे ज्यादा। कमला देवी चट्टोपाध्याय नाम से कोई महिला थी, उन्होंने ऐसा कहा था। इनके कहने से गांधी जी ने महिलाओं को इसमें इंक्लूड करा था। तो ये बात इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके ठीक है, ये बात आपको लिखनी है। इसके अलावा यहां से बताया गया कि 240 मील तक की दूरी लगभग इन्होंने तय करी थी साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक। बाकी वही बातें हैं कि हमें टैक्स नहीं देना, हमें बॉयकॉट करना है ब्रिटिशर्स के गुड्स को, जो इनके इंस्टीट्यूशंस को है, और हमें क्या करना है, टैक्स पे नहीं करना रेवेन्यू की जो हमारी जमीन है उसके ऊपर, और गवर्नमेंट जॉब वालों को रिजाइन करना है या नहीं जाना जॉब के ऊपर। और इसमें मास पार्टिसिपेशन हुआ, हर एक लोगों ने इन्वॉल्वमेंट करा, चाहे वो पीजेंट हो, वुमेन हो, स्टूडेंट्स हो, सब ने पार्टिसिपेट करा। और कहीं ना कहीं ब्रिटिश रिस्पॉन्स ये था कि उन्होंने ब्रूटल रिप्रेशन की पॉलिसी अपनाई। बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे हमारे लीडर्स को अरेस्ट करा गया था। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट भी साइन करा गया इसी बेस पे 1931 के अंदर। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी लंदन में हुई, जिसमें गांधी जी ने प्रयास करा था, हालांकि वो बाद में फेल हो गया, पूरा पैक्ट सक्सेसफुल हो नहीं पाया था। तो 1932 में इस मूवमेंट को दोबारा शुरू कर दिया गया था। तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि इंपॉर्टेंट था, जहां पर बड़े लेवल पे लोगों ने कोऑर्डिनेट करा था। मैं कहूंगा कि 1857 के बाद सबसे बड़ा रिवोल्ट था वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, और उससे भी बड़ा था वो ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो लास्ट मूवमेंट था 8 अगस्त 1942 को करा गया, जिसके अंदर गांधी जी का स्लोगन था डू और डाई का। सबसे बड़ी बात है इसमें जयप्रकाश नारायण जैसे नए लीडर उभर कर आए, और इसमें लार्ज स्केल पर, इसे अगस्त क्रांति मूवमेंट भी कहते हैं, याद रखना। और इस मूवमेंट के बाद लार्ज स्केल पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। और इसी के बाद में मोहम्मद अली जिन्ना और बाकी जो मुस्लिम लीग को फेवर कर रहे थे उन्होंने प्रयास करा, और ज्यादा से ज्यादा ये बातें फैलाई कि अपने को एक अलग से सेपरेट कंट्री बढ़ाने की डिमांड करनी है, सेपरेट कंट्री की मांग करनी है। तो इसके 3 फेजेस है, तो इन 3 फेजेस को आंखों से आप निकाल सकते हो कि सबसे पहले क्रिप्स मिशन फेल होता है, उसके बारे में कुछ बातें बताई गई है, ठीक है। सेकंड फेज के अंदर क्या बात बताई गई, तो सेकंड फेज के अंदर मैंने कुछ एक बातें इंपॉर्टेंट लिखी गई है कि ये प्रयास करा गया था हमारे लोगों के द्वारा कि हमें डिस्ट्रॉय करना है इनके जितने भी मैकेनिज्म है, चाहे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, ट्रैक हो, टेलीग्राफ वगैरह हो। और थर्ड सिस्टम में हमने ये प्रयास करा कि जो मेनली मतलब पैरेलल हमने कई सारी गवर्नमेंट स्टेब्लिश कर ली थी, जैसे तुमलुक, सतारा, बलैया, इन जगहों पे हमने अलग से गवर्नमेंट बना ली थी। और इसको दबाने के लिए गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने फिर इनको लास्ट स्केल पे अरेस्ट करा गया था। तो ये बातें आपको थोड़ा सा देख लेना, तीनों फेस, तीनों क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ज्यादा डीप लेवल में नहीं जा रहा, मेन बातें मैंने बता दी, क्योंकि ये सब चीजें आप बचपन से पढ़ के आ रहे हो। फिर भी आपको लगता है किसी को कोई दिक्कत आए पढ़ते टाइम, तो मैं मेरे नंबर दूं, वहां पे आप मैसेज करोगे तो वॉइस नोट भी भेज सकता हूँ, किसी को भी प्रॉब्लम आए तो ना। बाकी आप पढ़ लोगे, मेरे को पता है। खिलाफत मूवमेंट क्या था भाई, खिलाफत मूवमेंट आपको पता है 1919 में आया था। क्यों आया था, क्योंकि आपको पता है जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था तो उसके अंदर अंग्रेजों ने क्या करा था, तो टर्की के अंदर जो इनका एक इस्लामिक जो एक स्पिरिचुअल पद था, जिसको अपने बोलते हैं कैलिफेट या खलीफा का, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके कारण हुआ इंडिया के अंदर इसको लेके आने वाले मोहम्मद अली और शौकत अली नाम से 2 भाई थे, उन्होंने लेके आए थे। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी यही प्रयास करा था, ठीक है। इनके ये जो हुआ, इससे क्या हुआ, इससे ये सहयोग मिला कि इसके साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी गांधी जी ने इनको इंक्लूड कर लिया गया था। और ये हुआ क्यों, तो मैंने आपको बता दिया था कि ओटोमन एम्पायर के डिफीट होने के बाद इनका जो स्पिरिचुअल हेड था सुन्नी इस्लाम, इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये वाली बात होती है। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी देखने को मिली थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये बातें थोड़ी सी आप आंखों से निकाल लेना। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन कि भी इंटीग्रेशन करने में क्या दिक्कत आ रही थी प्रिंसली स्टेट्स को, क्योंकि भाई जो ब्रिटिशर्स थे वो ये बोल के गए थे कि तुम्हें जो इच्छा हो वो करो, यानी कि अगर तुम्हारी इच्छा हो इंडिया में मिलने चाहते हो तो इंडिया में मिलो, अदरवाइज तुम अलग रहो या पाकिस्तान में मिलो। तो इनमें से कुछ एक ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने साफ डिनाई कर दिया कि हमें इंडिपेंडेंस
चाहे ये अलग रहना है, चाहे वो त्रावणकोर हो, चाहे वो जूनागढ़ हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो मणिपुर हो, और चाहे उस टाइम के सबसे बड़े प्रिंसली स्टेट की बात करें हैदराबाद। तो 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। इनमें से इन स्टेट की जो मैंने नाम बोले, इनको मिलाने में थी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होगी, क्योंकि इन्होंने डिनाई कर दिया इंडिया में मिलने से। इन्होंने कहा हम अलग मिलेंगे। जूनागढ़ में यहाँ पे प्लेबिसाइट हुआ, उसको अलग मिला दिया गया। ऐसे त्रावणकोर की साथ लगभग सीन होता है, ठीक है। और कश्मीर के साथ तो आपको पता है उसको ऑटोनोमस देते हैं आर्टिकल 371 और 35A के अकॉर्डिंग, तब उसको एक तरह से स्पेशल स्टेट का दर्जा देते हैं। हैदराबाद को कैसे अंदर मिलाया गया? पहले उसके साथ स्टैंड स्टील एग्रीमेंट को साइन करा गया था। उसके बाद जब उसने अपनी रजाकर फोर्स से मिसयूज करा निजाम ने, जिसको निजाम का टाइटल मिला हुआ था उनके रूलर को, तब हमारी इंडियन आर्मी ने वहाँ पे हेल्प करी और उसको इंडिया में मिला लिया गया था। आई थिंक सितंबर 1948 में इंडिया में मिलाया गया था। और मणिपुर वो स्टेट था जिसने अलग हो गया था, लेकिन उसने एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को अडॉप्ट कराया था और अपने स्टेट के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे इलेक्शन भी करवाए गए थे, लेकिन उसे सितंबर 1949 में इंडिया के अंदर मिला लिया गया था। तो इन स्टेट को मिलाने में थोड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि इन्होंने डिनाई कर दिया था, इन्होंने साफ कह दिया था कि हम अलग रहेंगे। और ये बातें इनमें थोड़ी सी लिखी, मैंने इसको डीप लेवल में बता दिया। महलवाड़ी सेटलमेंट क्या होता है भाई? यहाँ पे सिंपल सी बात ये बता देता हूँ। ये तीन जो सिस्टम है, जमींदार सिस्टम में ये था कि भाई जमींदार टैक्स कलेक्ट करेगा गांवों से और वो सारा टैक्स ब्रिटिशर्स को देगा। अब जब एक फिक्स टैक्स, अब इसमें जमींदार सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं, सनसेट लॉ पॉलिसी भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग सिंपल सा ये था कि जो फिक्स डेट है उसके अंदर जमींदार को टैक्स को डिपोजिट करवाना होगा। अगर नहीं करवा पाता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जमींदार होगा। अब जमींदार चाहे पीजेंट से टैक्स कम ले या ज्यादा ले, एक फिक्स अमाउंट ब्रिटिशर्स ने फिक्स कर रखी थी, उतनी देनी होती थी उसको। तो भी ऐसी बात है, इसमें एक्सप्लॉयटेशन होता था इंडियन फार्मर का, क्योंकि जमींदार अपने लिए भी कुछ बचाना चाहते थे तो ज्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे। रेवतवाड़ी वो होता था जहां पे डायरेक्टली किसानों से ही टैक्स लिया जाता है, ठीक है। फार्मर को कहते हैं कि तुम्हें टैक्स पे करना है। और ये महलवाड़ी सिस्टम होता है जिसके अंदर एक गांव होता है, गांव के एक हेड को बोल दिया जाता है कि तेरे को टैक्स कलेक्ट करके तेरे को देना है। यहाँ पे पूरे गांव का कंबाइंड टैक्स देना होगा, इंडिविजुअल को अपने बिहाफ पे अपना टैक्स देना होगा, ठीक है। और ये सिस्टम था। ये सिस्टम मेनली हमारा कहां चला गया? तो नॉर्थ इंडिया के अंदर चला था। मैं गलती ना करूं तो उत्तर प्रदेश के इलाके में ये चला था, शायद दे भी रखा होगा मैंने कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं दे रखा है क्या? हाँ, गंगेटिक वैली उत्तर प्रदेश के आसपास सेंट्रल इंडिया में ये हमारा चला था, ठीक है। और लैंड ओनरशिप इसमें खुद के गांव के अपने अपने किसान की होती थी, और ये कहीं ना कहीं परमानेंट सेटलमेंट से अलग था। तो इसके अंदर कम एक्सप्लॉयटेशन भी होता होगा फार्मर का, ऑब्वियस सी बात है। फीचर्स ऑफ ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इन इंडिया के क्या फीचर्स थे? तो इसमें फीचर्स फाचर्स कुछ नहीं है, वही सारी बातें हैं। जमींदार सिस्टम है वो आपको बताना है, रेवतवाड़ी बताना है, महलवाड़ी बताना है, तीनों को बता देना। मैंने तीनों को आपको लगभग बता दिया। ये रहा सनसेट लॉ, किसको बोलते थे? जमींदारी सिस्टम को बोलते थे, ठीक है। ये बातें मैंने आपको बता रखी है। तो ये सारी बातें जो मैंने बताई है ना, वही है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1772-1773 एंड ऑल्सो स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस। इस क्वेश्चन को अब अपने पढ़ हैं। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1772-1773, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा प्रयास था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडिया में है उसको बढ़ाना, उसका कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा करना। यहाँ पे की प्रोविजन क्या इंक्लूड करेगा कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और साथ ही साथ में एक सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश कर दिया गया कलकत्ता में। इन बातों को अंडरलाइन करना, ये बातें इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1772-1773 की इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा जो प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे और मद्रास को, उसको सबॉर्डिनेट कर दिया गवर्नर जनरल के अंडर, यानी कि कलकत्ता के अंदर जो हमारा एक गवर्नर जनरल बंगाल के अंदर बनाया गया था, उसके अंडर बॉम्बे और मद्रास को कर दिया गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है, वही नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट करा गया एक गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, और यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसके अंदर 4 मेंबर होंगे। गवर्नर जनरल जो होगा बंगाल का, उसको क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। और पहले जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग, याद रखना है। और सबॉर्डिनेशन प्रेसिडेंसी, यानी कि जो पहले इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर कर दिया। ये बात मैंने आपको बता दी। सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश कर दिया था 1774 के अंदर। ये बात ध्यान रखनी है, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस था और 3 एडिशनल जज हुआ करते थे। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा कंट्रोल ओवर कंपनी सर्वेंट, और कंपनी के सर्वेंट्स के ऊपर डायरेक्टली कंट्रोल हो गया था। कह दिया गया था कि तुम्हें किसी भी तरह का ब्राइब नहीं लेना, यानी कि घूस वगैरह नहीं लेनी, रिश्वत गिफ्ट वगैरह नहीं रिसीव करना, तुम्हें कोई भी करप्शन वगैरह नहीं करना, डायरेक्टली उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया गया था, ठीक है। तो ये इसमें प्रयास करा गया था, और ये कमेटी बनाई गई थी कि जिनका डायरेक्टली क्या होगा, वो यहां से इंडिया के अंदर कैसी अफेयर चल रहा है, क्या कुछ सिस्टम चल रहा है अफेयर का, मतलब यहाँ का मिलिट्री अफेयर वगैरह क्या सिस्टम है, उसको रिपोर्ट करेंगे वहां पे। तो ये सारा सिस्टम हो गया था। ये पहला स्टेप था ब्रिटिश कंट्रोल का, जो सबसे बड़ा जो एक कंट्रोल था वो ये पहला कंट्रोल था। इसमें सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया गया था कि गवर्नर होगा, जनरल होगा, जो गवर्नर जनरल होगा बंगाल का, उसी के अंडर सारा काम देख रेख किया जाएगा। यहाँ पे अपने कह सकते हैं कि ब्रिटिश का जो रूल था वो एक तरह से कंट्रोल था, वो ज्यादा तरीके से हो गया था। और इसी के थ्रू बाद में हमने क्या करा गया था, आगे की जो रेगुलेशन एक्ट है, जैसे पिट्स इंडिया 1785
1984 वो इसी के आगे का इसके अंदर रिफॉर्म था, क्योंकि बाद में लगभग हर 10 साल बाद में ये रिफॉर्म करते थे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने प्रयास कराए आपको कंप्लीट आपके सिलेबस की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर करवाने का। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। अगर लगे हेल्प तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, कमेंट करो तो और भी अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।